नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम भारत की कृषि यात्रा पर एक नज़र डाल रहे हैं। कैसे एक देश जो मतलब 1960 के दशक से पहले खाद्य असुरक्षा से जूझ रहा था, आज 350 मिलियन टन से भी ज्यादा अनाज उत्पादन कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। हमारा स्रोत है द हिंदुस्तान टाइम्स का 4 अगस्त 2025 का संपादकीय। इसका शीर्षक है व्हाई एग्रीकल्चर इज की टू बिल्डिंग विकसित भारत। तो इस डीप डाइव का मिशन क्या है? इस बदलाव के पीछे के मुख्य विकासों को समझना, जो मौजूदा चुनौतियां हैं उन्हें पहचानना और ये देखना कि 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य में कृषि कैसे बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ जैसा आपने कहा अनाज उगाने तक ही नहीं है, ये इससे कहीं आगे निकल चुकी है। आज आप देखें तो डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन, इन सब क्षेत्रों में भी भारत एक बड़ी ताकत बन रहा है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इस तरक्की के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने, खेती को सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ बनाने और इसे आधुनिक बनाने की गंभीर चुनौतियां भी हैं, वो सामने खड़ी हैं। हाँ, चुनौतियां तो हैं ही, पर पहले ये जो तरक्की हुई है, इसके पीछे कौन सी बड़ी वजहें या पहलें काम कर रही हैं? स्रोत क्या कहता है इस पर? स्रोत कई चीजों पर रोशनी डालता है। एक बड़ा बदलाव तो है कृषि के बुनियादी ढांचे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का बढ़ना। जैसे कृषि अवसंरचना कोष है, AIF जिसे कहते हैं, ये स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं के लिए फंड देता है। और फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी PMKSY, ये पूरी सप्लाई चेन को मतलब खेत से बाजार तक उसको बेहतर बनाने पर फोकस करती है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ खेत पर नहीं बल्कि आगे की पूरी कड़ी पर ध्यान है। बिल्कुल। और इसमें तकनीक का भी जिक्र है, शायद डिजिटल वगैरह। हाँ, तकनीक का रोल तो बहुत अहम है। डिजिटल कृषि मिशन है, एग्री स्टैक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये किसानों को जानकारी, सलाह ये सब मुहैया करा रहे हैं। और E-NAM यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये एक बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है किसानों के लिए अपनी उपज बेचने का। इससे उम्मीद है कि उन्हें बेहतर दाम मिले। और साथ ही टिकाऊ और जैविक खेती पर भी जोर पड़ रहा है। स्रोत बताता है कि मार्च 2024 तक करीब 1.76 मिलियन हेक्टेयर जमीन वो प्रमाणित जैविक खेती के तहत आ चुकी थी। अच्छा। और हाँ, इसके अलावा पशुधन और डेयरी सेक्टर को देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया है। वैश्विक उत्पादन का आप मानिए लगभग 24% हिस्सा यहीं से आता है। 24%? जी। मछली पालन में भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY जैसी योजनाओं से काफी तेजी आई है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को PLI स्कीम यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना से बल मिल रहा है। और रिसर्च में, कृषि अनुसंधान में खासकर क्लाइमेट चेंज को झेल सकने वाली फसलें, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। ये प्रगति तो काफी मतलब उत्साह बढ़ाने वाली लगती है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था और स्रोत भी इशारा करता है, चुनौतियां भी कम नहीं है। तो मुख्य बाधाएं क्या हैं? हाँ, चुनौतियां काफी हैं और कई स्तर पर हैं। सबसे पहले तो है संरचनात्मक मुद्दे, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। जैसे भारत में 85% से ज्यादा किसान वो छोटे या सीमांत हैं, उनके पास जमीन बहुत कम है। अब इससे होता क्या है कि नई तकनीक अपनाना या बड़े पैमाने पर खेती करना वो मुश्किल हो जाता है। सही बात है। दूसरा, सिंचाई की कमी। आप सोचिए, करीब 61% खेती आज भी मॉनसून पर मतलब बारिश पर निर्भर है। 60% से ज्यादा। हाँ। और तीसरा, रासायनिक उर्वरकों पर हमारी भारी निर्भरता। हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता हैं और काफी हद तक हमें आयात करना पड़ता है, और इसका असर मिट्टी की सेहत पर भी पड़ रहा है, वो अलग। और जलवायु परिवर्तन का असर वो भी तो होगा। वो एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ खतरा है। अनियमित बारिश, बढ़ता तापमान, मौसम की जो एक्सट्रीम घटनाएं हैं, ये सब फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। स्रोत में एक स्टडी का जिक्र है कि गेहूं की फसल में अगर तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो उपज 6% तक घट सकती है। बाप रे, 6% तो बहुत ज्यादा है। जी। अच्छा, ये तो हुई जमीनी और जलवायु से जुड़ी चुनौतियां। क्या व्यवस्था के स्तर पर मतलब सिस्टमिक लेवल पर भी कुछ रुकावटें हैं जिनका जिक्र स्रोत में है? बिल्कुल है। एक बड़ी समस्या है छोटे किसानों के लिए आसानी से बैंक लोन या कर्ज का ना मिल पाना, क्रेडिट एक्सेस। फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे हर किसान की पूरी उपज MSP पर नहीं खरीदी जाती, भुगतान में देरी होती है, और फिर इसे कानूनी गारंटी बनाने को लेकर एक बहस चल रही है।
स्रोत ये भी बताता है कि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर इसे कानूनी गारंटी दे दी तो महंगाई बढ़ सकती है। तो ये एक जटिल मुद्दा है। हाँ, ये एमएसपी वाला मुद्दा तो काफी पेचीदा है और सवाल ये भी उठता है कि क्या मौजूदा व्यवस्था किसानों की वाकई मदद कर पा रही है पूरी तरह। सही सवाल है। और इसके अलावा फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, वो भी बहुत ज्यादा है। स्रोत के अनुसार सालाना करीब 1.53 ट्रिलियन रुपए का नुकसान। 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। जी। और एक और अहम बात, फसल विविधीकरण की कमी। मतलब एक ही तरह की फसलें, खासकर ये जो धान गेहूं का चक्कर है पंजाब हरियाणा में, इसे बार बार उगाने से भूजल स्तर पर भारी दबाव पड़ रहा है, पानी नीचे जा रहा है तेजी से। तो ये सब चुनौतियां तो गंभीर हैं। इनसे निपटना विकसित भारत के लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी होगा। पर अच्छी बात यह है, जैसा आपने कहा, कि स्रोत कुछ नए और दिलचस्प समाधान भी सुझाता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत का फोकस सिर्फ समस्याएं गिनाने पर नहीं है, वो आगे का रास्ता भी दिखाता है। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे एक सुझाव है सेवा के रूप में कृषि मशीनीकरण मॉडल का, मतलब AMAS, एग्री मैकेनाइजेशन एज अ सर्विस। इसका मतलब ये हुआ कि किसान महंगी मशीनें खरीदने के बजाय जरूरत के हिसाब से उन्हें किराए पर ले सकें। इससे छोटे किसानों को भी आधुनिक तकनीक का फायदा मिल पाएगा। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, एक और दिलचस्प विचार है हाइपर लोकल एग्री फिनटेक का। मतलब ऐसी फाइनेंस कंपनियां जो बहुत ही स्थानीय स्तर पर काम करें और छोटे किसानों की खास जरूरतों को समझकर उन्हें लोन या बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं दें, कस्टमाइज्ड तरीके से। इसी तरह क्षेत्र विशेष के लिए जैव इनपुट पार्क बनाने का सुझाव है, ताकि जैविक खाद और कीटनाशक आसानी से मिल सके। ये सब पारंपरिक तरीकों से थोड़ा हटकर सोचने वाली बातें हैं। सही है। तो कुल मिलाकर इस पूरी डीप डाइव से क्या निचोड़ निकलता है? भारत की कृषि ने एक लंबा सफर तय किया है, खाद्य की कमी से एक वैश्विक कृषि शक्ति बनने तक का। लेकिन विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसे अब बदलना होगा। इसे तकनीक से जुड़ा, जलवायु के अनुकूल और सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि मूल्य संवर्धन पर केंद्रित क्षेत्र बनना होगा, वैल्यू एडिशन पर। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से हरित क्रांति की सोच से आगे बढ़कर टिकाऊ समाधानों की ओर जाने का समय है। अब जोर सिर्फ खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी पर नहीं, बल्कि किसान समृद्धि और पर्यावरण संतुलन, इन दोनों पर भी होना चाहिए। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि भारत वास्तव में इस उत्पादन केंद्रित मानसिकता से, जो हरित क्रांति की देन है, उससे आगे बढ़कर किसान की आय, उसकी समृद्धि और पर्यावरण के संतुलन को प्राथमिकता देने वाले कृषि मॉडल की तरफ कैसे जा सकता है। ये एक बड़ा सवाल है।